वेलकम बैक टू ट्रिपल एस क्लासेस। हमने स्टार्ट किया था मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग प्राइस इंडेक्स नंबर्स, जिसमें हमने ऑलरेडी अनवेटेड या सिंपल इंडेक्स नंबर्स डिस्कस किए, जिसमें हमारा पहला मेथड था सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और दूसरा हमारे पास था सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। इसके बाद हमने फिर वेटेड इंडेक्स नंबर्स में से वेटेड एग्रीगेटिव मेथड्स पढ़े, जिसमें हमारे पास बाय नेम मैंने आपको 3 मेथड्स पढ़ा है। एक है पास्टेज, दूसरा लेस्पियर एंड तीसरा फिशर्स मेथड। इसके बाद हमारे पास एक मेथड रहता है, वो है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड वैसा ही है जैसा हमने सिंपल प्राइस रिलेटिव मेथड पढ़ा, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे हम वेट्स को कंसिडर करते थे, वहां अनवेटेड था। चलिए हम देखते हैं इसका प्रोसीजर क्या है, किस तरह से हम यूज कर सकते हैं वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। इसका प्रोसीजर सिंपल सा है। आपने पहले रिलेटिव प्राइसेस कैलकुलेट करने हैं, जिस तरह से सिंपल में आप रिलेटिव प्राइसेस कैलकुलेट करते थे करंट ईयर के। उसका प्रोसीजर है हमारे पास P1/P0 मल्टीप्लाइड बाई 100। यहाँ से आपको रिलेटिव प्राइसेस पता चलते हैं। जब आपने रिलेटिव प्राइसेस कैलकुलेट किए, उसके बाद आपने कैलकुलेट करने हैं वैल्यू वेट्स। ठीक है, वैल्यू हमारे पास क्या होता था, P0 Q0। यहाँ पे आपका बेस ईयर का वैल्यूज को वेट्स कंसिडर करते हैं। देख लीजिए फिर हमारे पास फॉर्मूला क्या बनती है प्राइस इंडेक्स नंबर के लिए। प्राइस इंडेक्स नंबर के लिए हमारे पास वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स में ये फॉर्मूला बनता है, समेशन ऑफ आर इंटू वी, वायर आर रिप्रेजेंट्स द रिलेटिव प्राइस एंड वी रिप्रेजेंट्स द वेट्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वेट्स। ठीक है, ये है हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला प्राइस इंडेक्स के लिए, और इसी तरह आप क्वांटिटी इंडेक्स के लिए भी निकाल सकते हैं फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला है। अच्छा, अब इसको हम एक बार न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपके लिए एक न्यूमेरिकल लाई है, इसको हम सॉल्व करते हैं, इंशाल्लाह ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेट द वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव इंडेक्स फॉर द गिवन डेटा। हमारे पास कुछ डेटा दिया गया है, जिसमें हमारे पास बेस ईयर है 2011 और हमारे पास करंट ईयर है 2018। तो बेस ईयर के हमारे पास प्राइसेस और क्वांटिटीज दिए गए हैं और करंट ईयर के हमारे पास प्राइसेस दिए गए हैं। अब हमने कैलकुलेट करना है इसमें प्राइस इंडेक्स। देख लीजिए, मैंने आपको बताया था हमारे पास जो प्रोसीजर है उसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, प्राइस रिलेटिव हमने कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास प्राइसेस है, देख लीजिए बेस ईयर के प्राइसेस, ये हमारे पास बेस ईयर की क्वांटिटीज है, ये हमारे पास करंट ईयर के प्राइसेस है। सबसे पहले हमने प्राइस रिलेटिव निकालना है, उसका प्रोसीजर क्या है, P1/P0 मल्टीप्लाइड बाई 100। देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास ये P1 है, ये हमारे पास P0 है, तो प्रोसीजर रहेगा P1/P0 मल्टीप्लाइड बाई 100 विच इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 100। कैलकुलेट करके आपके पास 125 आ जाएगा। इसी तरह ये आ जाएगा आपके 8 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 100। कैलकुलेट करके आपके पास 133.33 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 6/4 मल्टीप्लाइड बाई 100 154 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 100 200। ठीक है, ये आपके पास सभी प्राइस रिलेटिव्स आ गए। इसके बाद आपने वी कैलकुलेट करना है, वेट्स कैलकुलेट करना है। तो वेट्स यहाँ पे क्या होते हैं, P0 इंटू Q0। तो ये आपके पास P0 है और ये Q0 है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। 20 इंटू 8 इज 160, 6 इंटू 10 इज 60, 8 इंटू 4 इज 32, 2 इंटू 6 इज 12। आपके पास V भी आ गया। अब आपके पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपके पास समेशन ऑफ R इंटू वी डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ V। यानी कि आपने R इंटू वी का प्रोडक्ट निकालना है। जरा आप इस R और V का प्रोडक्ट करें। 125 इंटू 160 इज इक्वल टू 20,000। 133.33 इंटू 60 इज 799.8। ठीक है, इसी तरह 150 इंटू 32 इज इक्वल टू 4800। ठीक है, 200 इंटू 12 इज 2400। ये आपके पास R इंटू वी आ गया, इनका प्रोडक्ट आ गया। अब आपने लेकिन इनका समेशन निकालना है और V का समेशन निकालना है फॉर्मूला के हिसाब से। जरा इसका सम करें। जब आप इसका सम करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 35199.8। क्लियर, और आपके पास समेशन ऑफ V आता है 264। दोनों चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, डायरेक्टली फॉर्मूला में आप सब्सटीट्यूट कर लीजिए। फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 35199.8 डिवाइड बाई 264 विच इज इक्वल टू 133.33। 133.33 आपके पास प्राइस इंडेक्स नंबर आ जाता है। क्लियर। अब
कल बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा था सर आप डायरेक्टली इसको परसेंटेज में कैसे लिख सकते हैं 33.33। देख लीजिए बेटा, उसके लिए प्रोसीजर क्या है। मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताता हूं, लेकिन कभी कभी आपको शॉर्टकट हजम ही नहीं होती हैं, तो मैं क्या करूं। देख लीजिए, अब मैं बताता हूं प्रोसीजर क्या है। जब भी हमने परसेंटेज देखना होगा कि कितनी परसेंटेज इंक्रीज हुई है या कितनी परसेंटेज डिक्रीज हो गई है, तो उसके लिए हमारे पास सिंपल सा प्रोसीजर ये रहता है, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू। चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहां से आपको परसेंटेज कैलकुलेट होती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि बेस ईयर के प्राइसेस हम हमेशा 100 लेते हैं। क्लियर। तो जब हम बेस ईयर के प्राइसेस 100 लेते हैं तो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू क्या बन गया, 100। क्लियर। अब हमने चेंज कैलकुलेट करनी है, तो ये हमारे पास आया नया वैल्यू, ठीक है, ये हमारे पास अपडेटेड वैल्यू आया। लेकिन हमने चेंज देखना है, तो इसमें से 100 माइनस करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि बेस ईयर से अभी तक कितना चेंज हुआ। तो जब हम इसमें से 100 माइनस करेंगे, ये हमारे पास चेंज बन जाता है। क्लियर। तो इतना चेंज आया हुआ है प्राइसेस में, डिवाइडेड बाय हम करेंगे ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। यही हमारे पास प्रोसीजर परसेंटेज निकालने का। ये 100 और ये 100 गया 133.33 से, जब आप 100 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाता है 33.33%। ये है बिल्कुल आसान सा तरीका परसेंटेज में कैलकुलेट करने का। आपको ये नहीं करना है, आपको डायरेक्टली मैंने बताया ट्रिक, आपने क्या करना है, इसमें से 100 माइनस करना है तो आपके पास परसेंटेज कैलकुलेट करके आ जाएगा। ठीक है। ये है हमारे पास 33.33 इज इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ 2018 ऑन 2011। अब हमने ये चारों मेथड्स पढ़े। ठीक है। हमने सिंपल या अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स में दो मेथड्स पढ़े, और उसके बाद हमने वेटेड इंडेक्स नंबर्स में दो मेजर मेथड्स पढ़े। ठीक है। उसमें हमने फिर सब मेथड्स भी पढ़े। इसके बाद मैंने जो आपको कल एक न्यूमेरिकल बताई थी फिशर्स मेथड में, ठीक है, उसमें शायद मुझे बोलने में कहीं पे गलती हो गई है, लेकिन मैंने आपको ये फॉर्मूला बताई थी, आप अपने नोट्स पे चेक कर लीजिएगा। मैंने आपको बताया था फिशर जो होता है, फिशर मेथड, फिशर हमारे पास रहता है under root of L into P, where L represent is the less pair method and P represent is the results of the past chase method। ठीक है। लेकिन कहने में मुझे गलती होगी, मैंने आपको 100 बताया लेकिन आपने वो गलती पकड़ ली। बहुत अच्छी बात है, आप बहुत एक्टिव रहते हैं लेक्चर के दौरान, लेकिन ये भी चीज़ ज़रूरी है कि आपने देखना है कि मैंने नोट्स पे क्या लिखा हुआ है। कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। ठीक है। उस चीज़ को आप ज़्यादा सीरियस ना ले, अपने दिमाग को भी आप बड़ा जोर दीजिए। ठीक है। कहते हैं ना कि मेरे खूबी पे रहते हैं यहाँ अहले जुबां खामोश, मेरे ऐबों का चर्चा हो तो गूंगे बोल पड़ते हैं। तो जब गलती हो जाती है तो सभी पकड़ लेते हैं, लेकिन बट आई लाइक कि स्टूडेंट्स बहुत सीरियस है, अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर गलती हो जाती है तो मैं इसको दूसरे लेक्चर में कोशिश करता हूँ कि अगर मेरी टंग स्लिप भी हो गई है, स्लिप ऑफ टंग भी हो गया, तो मैं इसको सुधार लूँ नेक्स्ट लेक्चर में। देख लीजिए, हमारे पास सिंपल सा ट्रिक ये है कि आपने फिशर मेथड कैलकुलेट करना है अंडर रूट ऑफ L इंटू पी। क्लियर। तो ये हमारे पास है, हमारे पास गिवन वैल्यूज है। यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इफ द इंडेक्स नंबर price index numbers calculated by less pair and past chase method are 100 and 121 respectively, find the प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग फिशर्स मेथड। हमने प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग फिशर्स मेथड कैलकुलेट करना है, जबकि हमारे पास पास्ट चेज और लेस पेयर्स मेथड से इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करके दिया गया है। मैंने आपको बताया था, इसके लिए आपको सिंपल सी फॉर्मूला ये अप्लाई करनी है। तो आपके पास है फॉर्मूला L इंटू पी, आपके पास L 100 है और P आपके पास 121 है। इसको आप प्रोडक्ट करेंगे, ये आपके पास बन जाएगा 12100। इसका आप रूट निकालेंगे तो ये आपके पास 110 आ जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर अगर हमारे पास कुछ वहाँ पे कैलकुलेशन जो आ जाएगा वो थोड़ा सा टफ कैलकुलेशन होगा, तो हम कैसे उसको हैंडल करेंगे। कैलकुलेटर्स तो वहाँ पे अलाउड नहीं है। देखिए बच्चों, वहाँ पे जो आपको कैलकुलेशंस आती हैं वो बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशंस होती है। जो एग्जामिनर्स आपको क्वेश्चन डालते हैं उसको पूरी तरह से एग्जामाइन होता है कि क्वेश्चन किस तरह से एनालाइज होता है कि क्वेश्चन किस तरह से बनाया गया है। कहीं ये टफ तो नहीं है, कहीं इसमें ज़्यादा कैलकुलेशंस की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। आपको बड़े ही आसान कैलकुलेशंस के बेस पे क्वेश्चन आते हैं। जो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस बताता हूँ, दिखाता हूँ, इसमें कभी कभी कैलकुलेशन ज़्यादा सख्त भी हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको ट्रेन कर रहा हूँ कि सिंपल सी कैलकुलेशन आपको बिल्कुल आसान तरीके से आ जाती है। ठीक है। उसमें ज़्यादा कैलकुलेशंस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप एसएसबी के पुराने सभी पेपर्स को देख लीजिए कि कहीं पे आपको टफ कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ठीक। चलिए, इसके लिए आप नहीं घबराएं। और जब हम मैथमेटिक्स पोर्शन में स्टार्ट करूंगा, मुझे कुछ मैथमेटिक्स का पोर्शन आपको पढ़ाना है, तो जब मैं स्टार्ट करूंगा वो उसमें आपको ज़रूर मैं कुछ ट्रिक्स दिखाऊंगा जिससे आपकी कैलकुलेशंस बहुत ही ईजी हो जाएंगे।
आपके लिए होमवर्क है। अच्छा, अब आपकी होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये है कि इफ द रेस्पेक्टिव वेट्स फॉर द क्वांटिटीज फॉर द कमोडिटीज, आपके पास कमोडिटीज की वेट्स ये हैं, ठीक है, यानी कि क्वांटिटीज यहाँ पे दी गई हैं। प्राइस एज पर 2019 आर दिस, प्राइसेस आपके पास 2009 के दिए गए हैं बेस ईयर के, और प्राइसेस एज पर 2020 आर दिस, ठीक है, ये भी दिए गए हैं। फाइंड द प्राइस इंडेक्स नंबर, आपने प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है इसी मेथड से जो हमने अभी किया। क्लियर? वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड, इसी मेथड से आपने कैलकुलेट करना है इसका प्राइस इंडेक्स नंबर। और कमेंट सेक्शन में आपको व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे मैसेज सेंड करने की, स्क्रीनशॉट करने की सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको खाली कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आपने अपना आंसर लिखना है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिए प्लीज़। अब आपको मैं एक क्विक रिवीजन बताता हूँ कि हमने क्या पढ़ा इसमें, मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द इंडेक्स नंबर्स में हमने क्या पढ़ा। देख लीजिए, हमारे पास जब मेथड्स हमने स्टार्ट किए थे, मैंने आपको बताया था हमारे पास दो मेथड्स है। एक है हमारे पास सिंपल, दूसरा है हमारे पास वेटेड। ठीक है, सिंपल को कभी कभी हम अनवेटेड भी कहते हैं। ठीक, इसमें हमने दो मेथड्स पढ़े, एक हमने पढ़ा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, ठीक, और दूसरा हमने पढ़ा सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। क्लियर? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में आपको पता है कि प्राइस रिलेटिव कैसे कैलकुलेट करते हैं, याद कर लीजिएगा, सिंपली समेशन ऑफ P1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसी तरह आप क्वांटिटी इंडेक्स नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह प्राइस रिलेटिव मेथड में आपके पास कौन सा प्रोसीजर है, याद है आपको? प्राइस रिलेटिव मेथड में हमारे पास कौन सा प्रोसीजर है? हमारे पास सिंपल सा प्रोसीजर है प्राइस रिलेटिव के लिए, वो था समेशन ऑफ P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई n, ये था हमारे पास। क्लियर? सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था वेटेड। वेटेड में हमने पढ़े थे दो चीज़ें, एक हमने पढ़ा था वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, दूसरा हमने पढ़ा वेटेड प्राइस रिलेटिव्स मेथड। क्लियर? तो वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी, एक हमने पढ़ा था पास्चेज, दूसरा हमने पढ़ा था लेस्पेयर, और तीसरा हमने पढ़ा था फिशर। क्लियर? पास्चेज में हम क्या, सॉरी, सबसे पहले हम लेस्पेयर लेते हैं। लेस्पेयर में हम बेस ईयर को लेते थे एज वेट। देख लीजिए, बेस ईयर को कैसे हम वेट लेते थे। हमारे पास सिंपल फॉर्मूला था P1 अपॉन समेशन ऑफ P0, फिर हम बेस ईयर को लेते थे एज वेट मल्टीप्लाइड बाई Q0 मल्टीप्लाइड बाई Q0 इंटू 100। ये था आपके पास लेस्पेयर। और फिर उसके बाद आपके पास आता था पास्चे। तो पास्चे में सिंपली आपने इसको रिप्लेस करना था करंट ईयर के वेट्स के साथ। ठीक है, तो करंट ईयर के आपके पास जो क्वांटिटीज होती थी वो हम एज वेट्स कंसिडर करते थे, ये आपके पास पास्चे बनता था। और उसके बाद फिशर के लिए आपको इन दोनों का प्रोडक्ट आपके पास फिशर में फॉर्मूला बनता है। ये चीज़ें क्लियर हुई। उसके बाद हमने आज जो फाइनली पढ़ा उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ R इंटू वी डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ V, वायर R इज रिलेटिव प्राइसेस, V इज द वैल्यू इंडेक्स नंबर। ठीक है, यानी कि वैल्यू वेट्स जिसको हम कहते हैं, वो हमारे पास होता है P0 इंटू Q0 के बराबर। ये हमने पढ़ा अभी तक, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपके पास पेश किया, जितना मुझसे हो सकता था मैंने कोशिश की कि आप बड़े ही आसान तरीके से आप तक ये पहुंचा दूं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, और हमने इसमें तीन चीज़ें पढ़नी है। एक हमने पढ़ना है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दूसरा हमने पढ़ना है होलसेल प्राइस इंडेक्स, और फिर हमने कुछ टेस्ट्स पढ़ने हैं ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। वो टेस्ट्स और ये होलसेल नंबर स्टार्ट करने से पहले हमने ये समझना है कि क्या होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और हमारे पास होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये हमारे पास कोई फैक्ट्री है, ठीक है, तो फैक्ट्री से जो प्रोडक्ट आ जाती हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुंच जाती है। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटर्स के बाद फिर ये शॉपकीपर्स तक पहुंच जाती है। ठीक है, और शॉपकीपर्स इसको कस्टमर्स को भेज देते हैं। ठीक है, जिस रेट पे कस्टमर्स को कोई चीज़ मिलती है उससे हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस। याद रखिएगा, कंज्यूमर प्राइस, या हम उसको रिटेल प्राइस भी कहते हैं। जिस रेट पे कस्टमर्स को दुकानदार से चीज़ मिलती है उसे हम रिटेल प्राइस कहते हैं, या हम उसको कंज्यूमर प्राइस कहते हैं। क्लियर? ये थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, तो मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन बड़े ही आसान तरीके से मैं आपके सामने ये रखूँगा, आप पूरा ध्यान इस पर रख लीजिएगा। तो जिस रेट पे से दुकानदार किसको, कस्टमर को कोई चीज़ देता है उसे हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस, या हम उसको कहते हैं रिटेल प्राइस। और
ये जो मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास कंपनी है, फैक्ट्री जो है, जिस रेट्स पे ये देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को, उससे हम कहते हैं होलसेल प्राइस। होलसेल प्राइस यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को जिस रेट पे मिलती है कोई चीज़, उसे हम कहते हैं होलसेल प्राइस। और जिस रेट पे आम लोगों को यानी कि कस्टमर्स को दुकानदार से मिलते हैं, उसे हम कहते हैं रिटेल प्राइस। और इसमें बहुत अंतर होता है। आपने देखा होगा कभी कभी आपको दुकानदार कहता है मैं आपको होलसेल रेट पे चीज़ दूंगा, इसका मतलब है आपको होलसेल रेट पे थोड़ा सा सस्ता मिलता है। तो ये है हमारे पास कंज्यूमर प्राइस और होलसेल प्राइस। अब इसका इंडेक्स नंबर निकालना है हमें, यानी कि आज से 10 साल पहले या आज से 15 साल पहले क्या हमारे पास प्राइसेस थे कंज्यूमर के और क्या हमारे पास प्राइसेस थे होलसेल के। ये दोनों में अंतर देखने के लिए हम इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं, ये है हमारे पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स। देख लीजिए, अब हमारे पास ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये हमेशा हमारे पास वेटेड रहता था। अब आपको पता है कि सिंपल क्या है और वेटेड क्या है। मैंने आपको बताया था वेटेड वो होता है जिसमें हमारे जो आइटम्स हैं उनके एसेंशियलिटी में, उनकी इंपॉर्टेंस में डिफरेंस रहता है। तो ये जो हमारे पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये हमारे पास हमेशा वेटेड रहता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो हमारे पास है, इसको कभी कभी रियल प्राइस इंडेक्स नंबर भी कहते हैं, क्योंकि ये रियल प्राइस होता है जो एक्चुअल में कस्टमर तक पहुंच जाती है, उसको हम रियल प्राइस कहते हैं। जिस रेट पे कंज्यूमर को यानी कि कस्टमर को कोई चीज़ खरीदनी पड़ती है, वो एक्चुअल में रियल प्राइस होती है। दूसरा, उसको कभी कभी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक है, रोज़मर्रा की चीज़ें जब हम खरीदते हैं तो हमें कितने खर्चे आते हैं, उससे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग। इसलिए इसको कभी कभी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी कहते हैं, और कभी कभी इसको प्राइस ऑफ लिविंग इंडेक्स भी कहते हैं, या हम इसको रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। रिटेल प्राइस मैंने आपको बताया, कंज्यूमर प्राइस को कभी कभी हम रिटेल प्राइस भी कहते हैं, इसलिए हम किसी किसी टाइम इसको रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। चारों चीज़ें आप याद रख लीजिएगा, रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर, सॉरी रियल प्राइस इंडेक्स नंबर, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, प्राइस ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, या रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर। चलिए, तो क्या होता है सीपीआई, अभी मैंने आपको समझाया, अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सीपीआई इज यूज्ड टू मेजर द प्राइस ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को याद रख लीजिएगा, ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास और रीजन एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन कंपैरिजन टू बेस ईयर। ठीक है, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे या किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल में, हमारे पास बहुत सेक्शंस होते हैं, मिडिल क्लास होता है, लोअर क्लास होता है, हायर क्लास होता है, और उनमें कोई चीज़ का अगर हम मेजर करेंगे, उनके पास जो बास्केट ऑफ गुड्स है, जो उनकी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उनको हम अगर, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे उनकी कितने खर्चे आते हैं, तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे बेस ईयर के खर्चे के साथ, तो अगर हमारे पास कोई अंतर आता है, ठीक है, चाहे वो इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो, उससे हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्लियर? अब ये है, आपने खास ख्याल रखना है, हम इसको रीजन के बेस पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और क्लास के बेस पे भी, यानी कि जो लोअर क्लास के खर्चे होंगे हायर क्लास के उससे ज़्यादा खर्चे होंगे, इसलिए इसमें कभी कभी फ़र्क आ जाता है सीपीआई में। हमें लोअर क्लास के लिए अलग कैलकुलेट करना पड़ता है और हायर क्लास के लिए अलग कैलकुलेट करना पड़ता है। इसी तरह अगर लोग फॉर एग्जांपल कश्मीर में JNK में रह रहे हैं तो इनके खर्चे कम है, लेकिन दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं या हैदराबाद बेंगलोर वगैरह में मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रह रहे हैं तो उनके खर्चे बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू कॉस्ट ऑफ लिविंग इन जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर? तो ये है हमारे पास सिंपल सा डेफिनेशन, सीपीआई यूज्ड टू मेजर द प्राइस ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास रीजन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन कंपैरिजन टू द बेस ईयर। बेस ईयर के साथ कंपेयर करके हम जो हमारे इसमें जो अंतर आता है इन प्राइसेस में, हम उसको कैलकुलेट करते हैं, उसी कैलकुलेशन को हम कहते हैं सीपीआई। बड़ा ही आसान, ठीक है, डेफिनेशन है आपके लिए, इसको आसान तरीके से आपको आपके सामने मैंने पेश किया। अब ये जो सीपीआई हम कैलकुलेट करते हैं, आखिर क्यों करते हैं हम सीपीआई कैलकुलेट, इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है? ठीक है, सबसे पहला, टू नो इंक्रीज और डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग। हमें ये पता चलता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग में इंक्रीमेंट हुआ है या डिक्रीमेंट हुआ है, यानी कि आज से 10 साल पहले जो मुझे खर्चे आते थे खाने पीने में या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, क्या आज वही खर्चे मुझे आते हैं कि उसमें इंक्रीमेंट हो गया है, उसमें ज़्यादा, ठीक है, वो बढ़ गए हैं। ये चीज़ मेजर करने के लिए हम सीपीआई यूज़ करते हैं। दूसरा, यूज्ड बाय गवर्नमेंट टू मेक सैलरी एंड डीए, ठीक है, डियरनेस अलाउंस वगैरह। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ये सीपीआई कैलकुलेट करती है, उसके बाद ये देखती है कि मैं जो जो मेरे एम्प्लॉयज़ वगैरह है
क्या उनको जो सैलरीज वगैरह मिलती हैं क्या उनके खर्चे उससे बराबर होते हैं कि नहीं है। क्योंकि आज से 10 साल पहले अगर किसी की सैलरी 30,000 रुपये थी तो 30,000 रुपये में वो अपना घर अच्छी तरह से चला सकता था। लेकिन आज भी अगर उसकी 30,000 रुपये सैलरी होगी तो उसका घर उस पर नहीं चलेगा। ये कैलकुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ये CPI यूज़ करती है ताकि वो कैलकुलेट करे कि कितना अंतर आ चुका है कॉस्ट ऑफ लिविंग में। तो हमें किस तरह से सैलरीज बढ़ानी होंगी, हमें किस तरह से इंसेंटिव्स वगैरह बढ़ानी होगी। दूसरा एप्लीकेशन, तीसरा एप्लीकेशन ये है यूज टू फाइंड परचेजिंग पावर ऑफ मनी और एंड रियल इनकम। ठीक है, हम अगर परचेजिंग पावर ऑफ मनी कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए भी हमें जरूरत पड़ती है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की या CPI की। देख लीजिए, ये जो हमारे पास परचेजिंग पावर ऑफ मनी है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ये जो हमारा परचेजिंग पावर होता है किसी भी चीज को खरीदने का, ये इनवर्सली प्रोपोर्शन, ठीक है, किसके है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। यानी कि अगर परचेजिंग पावर ज्यादा है इसका मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, सॉरी, अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग हमारे पास ज्यादा है इसका मतलब है परचेजिंग पावर कम है। ठीक है, यानी कि पहले पहले जमाने में अगर आप देखते थे आपके पास कॉस्ट ऑफ लिविंग कम था, ठीक है, क्योंकि पैसे का बड़ा वैल्यू था। आज अगर आप देखेंगे, आज अब अगर आप 500 रुपये लेके भी दुकानदार के पास जाते हैं तो आप वहां से खाली हाथ लौट के आते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया है। इसलिए परचेजिंग पावर, जो पैसे का खरीदने का की ताकत है वो कम हो गई है, क्योंकि पैसे का वैल्यू नहीं रहा अब। ठीक है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कॉस्ट ऑफ लिविंग की। इसका मतलब है जब आपके पास कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आ जाएगा तो आप परचेजिंग पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। बड़ा आसान सा तरीका है, 1 डिवाइडेड बाई कॉस्ट CPI। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग। दूसरा, रियल वेज। रियल वेज इज इक्वल टू मनी वेज डिवाइड बाई कॉस्ट ऑफ लिविंग इंटू 100। हम देखते हैं रियल एक्चुअल में वेजेस कितने हैं। ठीक है, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेज यानी कि तनख्वाह, वो है हमारे पास मनी वेजेस कितना मिलता है और उसमें से कितने खर्चे हो जाते हैं, उन्हें मल्टीप्लाइड बाई 100 करते हैं तो आपके पास रियल वेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ भी आपको CPI की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इसको कैलकुलेट करने के लिए, चाहे परचेजिंग पावर ऑफ मनी हो या रियल वेज आपने कैलकुलेट करने हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए भी आपको CPI की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम CPI कैलकुलेट करते हैं। और एक used by government in framing policy and income policy। ठीक है, इन प्राइस पॉलिसीज एंड इनकम पॉलिसीज। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जब वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करती है उसके बाद गवर्नमेंट के पास ये जब रिजल्ट्स आ जाते हैं, CPI इंडेक्स आ जाते हैं, उन इंडेक्सेस के बाद गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेते हैं कि हमें प्राइसेस बढ़ाने चाहिए या प्राइसेस कम करने चाहिए। ठीक है, इसी बिना पे गवर्नमेंट फैसले लेते हैं। यानी कि इनकम पॉलिसीज जो लोगों के हैं, कितने लोगों के पास कौन सी इनकम है, उनके पास कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, उनके पास बचत कितनी है, ठीक है, इसी हिसाब से प्राइस पॉलिसीज गवर्नमेंट फ्रेम अप करती है। तो इन चीज़ों में ज़रूरत पड़ती है गवर्नमेंट को या आम लोगों को CPI की। ये थे एप्लीकेशंस ऑफ CPI। इसके बाद हम आ जाएंगे हमारे पास CPI कितने टाइप के हैं। देख लीजिए, ये जो हमारे पास CPI है इसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। मैंने आपको बताया कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो निचले तबके के लोगों का होगा, जो गरीब तबका होगा, उनका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बिल्कुल कम होता है एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ जो हायर क्लास होगा। ठीक है, या मिडिल क्लास के लोग जो होंगे उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा ज़्यादा होता है। यानी कि जो निचले तबके के लोग होते हैं वो ज़्यादा ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनते हैं, वो ज़्यादा ठीक है, हाई फाई लाइफ स्टाइल उनका नहीं होता है, उनका बड़ा सादा सा लाइफ स्टाइल होता है। ठीक है, 2 वक्त की रोटी। लेकिन जो हायर क्लास होता है उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कुछ अलग ही होता है। ठीक है, उनके ब्रांडेड क्लोथ्स, ठीक है, उनका हाई फाई खाना, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाना, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग तो लगेगा ही उनका ज़्यादा। तो इसलिए हमने अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ता है। देख लीजिए, हमारे पास कुछ टाइप्स है कॉस्ट CPI कैलकुलेट करने के। सबसे पहला टाइप है हमारे पास CPI IW, जिसको हम कहते हैं CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। दूसरा है हमारे पास CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबर्स। तीसरा है हमारे पास CPI फॉर रूरल लेबर्स। ठीक है, जो लोग लेबर होते हैं कहाँ, गाँव वगैरह में। इसके बाद हमारे पास है CPI UNME, अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज। नॉन मैनुअल यानी कि मैनुअली जो काम नहीं करते हैं बल्कि मशीन वगैरह के थ्रू काम करते, यूज करके काम करते हैं। तो ये जो हमारे पास 4 कैटेगरीज है, ठीक है, इनका बेस ईयर अलग अलग है और इनको जो हैंडल करता है, ठीक है, ये कौन कैलकुलेट करता है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताऊं, 4 जो हमारे पास कैटेगरीज है, यानी कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, एग्रीकल्चर लेबर्स के लिए, रूरल लेबर्स के लिए और अर्बन नॉन मैनुअल लेबर्स, नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज के लिए। ये जो हमारे पास अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज है, 2011 में इसको चेंज कर दिया गया और इसके सब कैटेगरीज बनाए गए। यानी कि CPI फॉर रूरल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है,
रूरल एरियाज में भी कभी कभी नॉन मैनुअल लेबर्स होते हैं, नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़ होते हैं। इसी तरह अर्बन के लिए अलग कर दिया गया सीपीआई फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़, और एक कैलकुलेट कर दिया गया और एक सीपीआई जिसको हम कहते हैं सीपीआई फॉर कंबाइंड, यानी दोनों के लिए क्या सीपीआई बनता है। अर्बन और रूरल नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़ जो है उनको कंबाइंड अगर हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है। ज़्यादातर ये ही हम यूज़ करते हैं सीपीआई फॉर कंबाइंड, और इसी के बेस पे हम डिसीजंस वगैरह लेते हैं। क्लियर। अब देख लीजिए ये हमारे पास जो पहले तीन हैं, सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर्स, सीपीआई फॉर रूरल लेबर्स, इन तीनों का जो इंडेक्स है वो कैलकुलेट करता है लेबर ब्यूरो। लेबर ब्यूरो जो है इनका जो हेडक्वार्टर है वो शिमला में है, और इसको हैंडल करता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। याद रखिएगा, ये जो हमारे पास इंडस्ट्रियल वर्कर्स है, एग्रीकल्चर लेबर्स है और रूरल लेबर्स है, इसका इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट करता है लेबर ब्यूरो, और इसको कौन सी मिनिस्ट्री ऊपर हैंडल करती है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। इसी तरह ये हमारे पास जो सीपीआई यूएनएमई यानी कि अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज जो है, ये जो इंडेक्स है ये कैलकुलेट करती है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। लेकिन अब ये चेंज होके अब ये एनएसओ बन गया, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ये कैलकुलेट करता है और ये आता है मॉस्पाई के अंडर। ठीक, खाली ये एक किसके अंडर आता है, ये मॉस्पाई के अंडर आता है, और कैलकुलेट कौन करता है, सीएसओ पहले इसको कहते थे लेकिन अब इसको एनएसओ कहते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ये जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है ये मॉस्पाई के अंडर आता है। मॉस्पाई कौन सी मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और ये हमारा ये तीन आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर। इन चीज़ों को आपने बड़ी अच्छी तरह से याद रखना है। अब देख लीजिए ये जो हमारे पास सीपीआई आईडब्ल्यू है इसका बेस ईयर है 1982। ये हमारे पास एग्रीकल्चर लेबर्स और रूरल लेबर्स है, इनका बेस ईयर माना जाता है 86 87। क्लियर। और ये जो हमारे पास यूएनएमई है इसका बेस ईयर 84 85 माना जाता है। क्लियर। लेकिन 2001, ठीक है, 2001 में ये रिवाइज हो गया, फिर इसका बेस ईयर रखा गया इंडस्ट्रियल वर्कर्स का बेस ईयर जो है इंडेक्स इसका जो निकालते हैं इसका बेस ईयर रखा गया 2001, फिर से ये चेंज हो गया 2016 में। अब इसका बेस ईयर 2016 माना जाता है। याद रख लीजिएगा इंडस्ट्रियल वर्कर्स का अब बेस ईयर 2001 से चेंज होकर 2016 तक आ गया। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये थी हमारे पास टाइप्स ऑफ सीपीआईज, किस किस तरह के सीपीआईज हम कैलकुलेट करते हैं और कौन सी मिनिस्ट्री कैलकुलेट करती हैं, कौन सा डिपार्टमेंट इसको हैंडल करता है, कौन सा इंडेक्स डिपार्टमेंट ये इंडेक्स कैलकुलेट करता है। ये सभी चीज़ें अब आपके पास क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ सीपीआई। सीपीआई जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है। जिस तरह हमने ये भी देखा था कि मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द प्राइस इंडेक्स नंबर्स, हमारे पास कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती थी तब। अब हमने देखना है कि सीपीआई कैलकुलेट करते समय हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है। पहला, डिफरेंस इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्राइसेस में डिफरेंस है। अगर हम 10 किलोमीटर उधर इधर जाते हैं तो वहां पे भी आपको प्राइसेस में डिफरेंस मिलती है। ठीक है। और एक चीज, कोई किसी का रिश्तेदार निकला किसी दुकानदार को तो उसको सस्ते में देता है, कोई बेचारा ऐरा गैरा दूसरा हो तो उसको बड़ा ही महंगा देता है। ठीक है, इसमें भी आपको प्राइसेस में डिफरेंस मिलेगी। और एक ये भी बात है कि अगर हम लोकेशन से लोकेशन चेंज करें, प्लेस से प्लेस चेंज करेंगे तो वहां पे भी आपको डिफरेंस इन गुड्स एंड सर्विसेज मिल जाएगी। ये जो उनके प्राइसेस में डिफरेंस मिलता है ये भी बड़ा दिक्कत होता है हमें हैंडल करने में कि हम कौन से प्राइसेस को कंसिडर करें सीपीआई कैलकुलेट करते समय। दूसरा, डिफरेंस इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो हम कैलकुलेट करते हैं इसमें हमने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये जो लोगों का रहता है वो अलग अलग रहता है। मैंने आपको बोला कि लोअर क्लास के लोगों के कम खर्चे होते हैं और हायर क्लास के ज़्यादा खर्चे होते हैं, तो ये भी एक परेशानी बनती है सीपीआई कैलकुलेट करते समय, क्योंकि यहाँ पे हमें अलग अलग सीपीआई कैलकुलेट करने पड़ते हैं। चॉइस ऑफ बेस ईयर, हम बेस ईयर कौन सा सिलेक्ट करें, ये भी पहले भी मैंने आपको बताया था, वो क्लैमिटी फ्री होना चाहिए और ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नज़दीक भी नहीं होना चाहिए। डिफरेंस इन प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर यानी कि हमारा कौन कौन सा एक्सपेंडिचर है, किस किस चीज़ पे एक्सपेंडिचर है, वो कैलकुलेट करने में भी बड़ी दिक्कत हो जाती है। ये हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स जो हमें सीपीआई कैलकुलेट करते समय आ जाती है। अब हम देखेंगे हमारे पास कौन से मेथड्स है सीपीआई कैलकुलेट करने का। देख लीजिए हमारे पास दो मेथड्स है। पहला हमारे पास है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरा है हमारे पास फैमिली बजट मेथड।
दोनों हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। पहला मेथड जो हमारे पास है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड को कभी कभी हम वेटेड एग्रीगेट मेथड भी कहते हैं। याद रखिएगा, सीपीआई को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स है। एक है हमारे पास एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरा है हमारे पास फैमिली बजट मेथड। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड को कभी कभी हम वेटेड एग्रीगेट मेथड भी कहते हैं। यहां पे आपने ये ख्याल रखना है, क्वांटिटीज ऑफ बेस ईयर आर टेकन एज वेट्स। इस चीज को ना भूलिए आप, क्वांटिटीज ऑफ बेस ईयर आर टेकन एज वेट्स। आपको याद है लेस्पियर, लेस्पियर में मैंने आपको क्या कहा था, क्वांटिटीज ऑफ बेस ईयर आर टेकन एज द वेट्स। लेस्पियर को याद कर लीजिएगा। सो ये लेस्पियर के साथ मैच करता है। चलिए, तो फॉर्मूला क्या है सीपीआई कैलकुलेट करने का, वो है एक्सपेंडिचर इन करंट ईयर डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर इन बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। ये है सीपीआई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, और इस तरह से आपने इसको याद रखना है। P1 समेशन ऑफ P1 अपॉन पी नॉट, ठीक है, और मल्टीप्लाई करना है ऊपर भी क्यू नॉट से नीचे भी क्यू नॉट से, जिस तरह हम लेस्पियर में करते हैं, क्योंकि ये लेस्पियर मेथड ही है। ठीक है, लेस्पियर मेथड ही है। ठीक है, आप देख लीजिए, वहां भी हम बेस ईयर के प्राइसेस को, क्वांटिटीज को वेट्स कंसिडर करते हैं, यहां भी हम बेस ईयर की क्वांटिटीज को यहाँ वेट्स कंसिडर करते हैं। देख लीजिए, ये आपके पास सीपीआई कैलकुलेट करने का तरीका है यूजिंग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। क्लियर। दूसरा हमारे पास है फैमिली बजट मेथड। ठीक है, फैमिली बजट मेथड जो हमारे पास है, इसको कभी कभी वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स भी कहते हैं। यहां पे हम क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर इन द बेस पीरियड, जो हमारा बेस पीरियड है उसमें जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसको हम वेट्स कंसिडर करते हैं। याद रख लीजिएगा, एक्सपेंडिचर, वहां हम क्वांटिटीज ऑफ द बेस ईयर कंसिडर करते थे, लेकिन यहां पे हम एक्सपेंडिचर ऑफ द बेस ईयर कंसिडर करते हैं। एक्सपेंडिचर क्या हुआ, प्राइसेस क्या थे और क्वांटिटीज हमने कितने यूज किए, उसका प्रोडक्ट हमें देता है एक्सपेंडिचर। सिंपल, इसी को हम वेट कंसिडर करते हैं फैमिली बजट मेथड में। अच्छा देख लीजिए, यहां पे हम प्राइस रिलेटिव्स निकालते हैं, तो प्राइस रिलेटिव निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है सिंपली P1 अपॉन पी नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100, और वेट्स हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेंडिचर ऑफ बेस ईयर विच इज इक्वल टू पी नॉट इंटू क्यू नॉट। तो फॉर्मूला हमारे पास बनता है समेशन ऑफ WP, W इज वेट एंड P इज प्राइस रिलेटिव डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ W। दोनों चीजें आपको याद रहेगी कि क्या क्या है। पहला था हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, दूसरा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरा हमारे पास है फैमिली बजट मेथड। दोनों फॉर्मूलाज को आप याद रख लीजिए, आराम से इनको देख लीजिए। पहला हमारे पास फॉर्मूला है समेशन ऑफ P1 अपॉन पी नॉट, सॉरी P1 क्यू नॉट डिवाइड बाई समेशन ऑफ पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई 100। दूसरा हमारे पास फॉर्मूला है समेशन ऑफ WP, वायर W रिप्रेजेंट्स वेट, P रिप्रेजेंट्स प्राइस इंडेक्स, रिलेटिव प्राइस इंडेक्स, सॉरी रिलेटिव प्राइस डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ W। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूलाज है प्राइस इंडेक्स नंबर, सॉरी कंज्यूमर प्राइस कैलकुलेट करने का। ये दोनों फॉर्मूला आपने याद रखने हैं, और इसको हम कैसे यूज करते हैं वो हम इन न्यूमेरिकल से देखेंगे। पहला हमारे पास न्यूमेरिकल है फाइंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग। ठीक है, मैंने आपको बताया कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है, इसको हम सीपीआई भी कहते हैं, इसको हम रिटेल प्राइस भी कहते हैं, वो आप याद रख लीजिए। कुछ भी पूछा जा सकता है, किसी भी तरह से क्वेश्चन ट्विस्टेड पूछा जा सकता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द गिवन डेटा, आपके पास डेटा दिया गया है, आपने कॉस्ट ऑफ लिविंग कैलकुलेट करना है। देख लीजिए, आपके पास चार कमोडिटीज दी गई हैं ABCD। पी नॉट आपके पास है 5321, क्यू नॉट आपके पास है 4234, P1 आपके पास वैल्यूज दिए गए हैं। आपने क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले पी नॉट, सॉरी P1 क्यू नॉट, P1 क्यू नॉट कैलकुलेट करना है। इसका मतलब है इन दोनों का प्रोडक्ट करना है आपने। इन दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिएगा, 40, 12, 12 एंड 8। क्लियर। इसके बाद आपने क्या कैलकुलेट करना है, वो है P नॉट इंटू क्यू नॉट। इन दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिएगा, 26, 6 एंड 4। ये आपने कैलकुलेट किया। इसके बाद आपने फॉर्मूला में ये डायरेक्टली वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। इसका आप सम करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 36। इसका आप सम करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 72। क्लियर। तो जब आप इस फॉर्मूला में ये सब्सटीट्यूट करेंगे 72 अपॉन 36, ठीक है, 36 1s 36 2s, ठीक, 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 200। ये आपके पास कॉस्ट ऑफ लिविंग आ गया, या सीपीआई आपके पास 200 आ गया। क्लियर। इस तरह से आपने इसको
याद रखना है किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, और बिल्कुल इसी तरह से आसान से न्यूमेरिकल्स आपको आ जाएंगे जहां पे आपको कैलकुलेशंस में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ ये भी चीज याद रखिएगा, इसमें ये बेस्ड है किस पे, लेस्पेयर मेथड पे। दूसरा हमारे पास है फैमिली बजट मेथड, उस पे भी हम एक एग्जांपल करेंगे। डेटा अबाउट द मिडिल क्लास फैमिली इज एज फॉलोज। हमारे पास मिडिल क्लास फैमिली के कुछ डेटाज दिए गए हैं, उसमें हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना है। एक्सपेंसेस और फूड इज फूड 30%, रेंट 15%, क्लोथिंग 20%, फ्यूअल 10%, अदर्स 25%। ये बेस ईयर के लिए हमारे पास एक्सपेंसेस दिए गए हैं, एक्सपेंसेस दिए गए हैं, ठीक है, एक्सपेंडिचर दिए गए हैं, क्योंकि हमें एक्सपेंडिचर की जरूरत पड़ती है फैमिली बजट मेथड में। अच्छा, प्राइसेस 2001 के दिए गए हैं 100, 20, 70, 20 एंड 40। 2011 के दिए गए हैं 90, 20, 140, 15 एंड 60। क्लियर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग। हमें अब क्या करना है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कैलकुलेट करना है। कॉस्ट ऑफ लिविंग कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, समेशन ऑफ डब्ल्यू इंटू पी डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ पी। क्लियर। आप देख लीजिए, यहाँ पे हम देखेंगे, ये हमारे पास फूड, ये कुछ कमोडिटीज दी गई है। एक्सपेंडिचर हमारे पास दिया गया है 30 भी दिया गया है, इसका 15, 20, 10 एंड 25। प्राइसेस भी दिए गए हैं और P1 भी दिया गया, हमारे पास करंट ईयर के प्राइसेस भी दिए गए हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमने रिलेटिव प्राइसेस कैलकुलेट करना है। रिलेटिव प्राइसेस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाइड बाई 100 विच इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 विच इज इक्वल टू 90। इसी तरह 20 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 100 विच इज इक्वल टू 100। 140 डिवाइड बाई 70, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 200। इसी तरह ये 75 आ जाएगा, ये आपके पास 150 आ जाएगा। अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, W इंटू पी का प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। ये आपके पास P है और ये आपके पास W है, क्योंकि एक्सपेंडिचर को ही हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे। अगर आपके पास P0 Q0 दिया गया होता तो आप उसको मल्टीपल करके यहाँ पे एक्सपेंडिचर निकालते, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस दिए गए हैं, तो आपने डायरेक्टली इसको W कंसिडर करना है, उसको P के साथ प्रोडक्ट करना है। जब आप इसको P के साथ प्रोडक्ट करेंगे, 30 इंटू 90, ये आपके पास 2700 आ जाएगा। 15 इंटू 100, 1500। 20 इंटू 200 इज इक्वल टू 4000। इसी तरह ये आपके पास 750 आ जाएगा, ये आपके पास 3750 आ जाएगा। ये आपके पास WP आ गया। अब आपने इसका समेशन निकालना है, इसका समेशन कर लीजिए आप। ये आपके पास आ जाएगा 12700। और इसका आप अगर समेशन निकालेंगे, यहाँ पे इसको समेशन निकालना मैं भूल गया, समेशन ऑफ W इज इक्वल टू, ये आप सम करेंगे तो ये आपके पास 100 आ जाएगा। क्लियर। इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। अब आपने कास्ट ऑफ लिविंग कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है समेशन ऑफ WP डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ W। क्लियर। तो समेशन ऑफ WP हमारे पास आ गया 12700 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ W विच इज इक्वल टू 100। ये 20 गए, आपके पास CPI आ जाता है 127। ये है आपके पास CPI। क्लियर। तो ये था आज का लेक्चर, ठीक है। आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसके बाद हमने पढ़ना है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, और टेस्ट्स जो हमने पढ़ने हैं इस पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे, वो भी हम टॉपिक लेके आ जाएंगे। और ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, क्योंकि इंडेक्स नंबर्स PAA के सिलेबस में नहीं था। ये नया टॉपिक है। टाइम सीरीज एनालिसिस जो था पहले, उसको रिमूव करके ये टॉपिक लाया गया है। ये बहुत डीप टॉपिक है, अगर इसमें इसको पढ़ने लगेंगे तो इसको बहुत दिन लगेंगे कंप्लीट करने में। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें वो जो है क्रक्स निकाल के आपके सामने लाऊं, ठीक है। तो ये था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और कैलकुलेशंस के रिलेटेड मैंने आपको कहा कि कैलकुलेशंस में आपको बहुत ही इजी कैलकुलेशंस करने को आ जाएंगे। आप किसी भी SSB पेपर को देख लीजिए, बड़े ही आसान से कैलकुलेशंस आते हैं। और हाँ, जो स्टूडेंट्स ऑल बोर्ड के टेस्ट ले रहे हैं, हो सकता है वहाँ पे कभी कभी गलती हो जाती है, ठीक है, ह्यूमन एरर्स हो जाते हैं, टाइपिंग एरर्स वगैरह हो जाते हैं कभी कभी। तो अगर वहाँ पे एरर्स होता है, इसका मतलब ये नहीं है आप उन्हीं एरर्स को लेके चलें। आप मुझसे पूछे कोई एरर्स हैं या कुछ क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप उसको इसी तरह ना लेके चले, ठीक है, क्योंकि कल एग्जाम में आपको वो बड़ा प्रॉब्लम करेगा, आप वही गलत आंसर मार्क करके आ जाएंगे। हो सकता है गलती हो जाएगी कभी कभी, तो मैं उसको ठीक कर दूंगा, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। और एक चीज़ ये है कि MCQs लेके आ जाएंगे हम आपके लिए, इसमें आपको
ज़्यादा थॉरली न्यूमेरिकल्स बेस्ड ज़्यादा नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आसान से न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। जो स्टूडेंट्स नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स है, जो मैं आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह दे रहा हूँ, इस तरह से इतने लंबे लंबे न्यूमेरिकल्स आपने नहीं आने हैं, बड़े आसान से न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। लेकिन मैं आपको ट्रेन इस तरह से कर रहा हूँ ताकि आपको वहाँ पे कोई भी दिक्कत ना आ जाए। वहाँ आसान से क्वेश्चन जो आपको आ जाएंगे, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, इसके लिए मैं माजरत खाऊं, यहीं पे इजाज़त लेते हैं। लेकिन प्लीज़ एंड प्लीज़ आप जब वीडियो देखते हैं, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। एक बार लाइक को हिट कर लीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे, हम भी थोड़ा सा इंकरेज होते रहे। चलिए इजाज़त दीजिए, ओके बाय।